देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप इस वक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे। 70 मिनट तक हर सवाल का जवाब देते नरेंद्र मोदी नजर आए और वो 10 बड़ी बातें। अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये इंटरव्यू मिस कर गए हैं तो आपके सामने रख रही हूँ। 5 राज्यों में बीजेपी की लहर है, चुनाव जीतेंगे प्रधानमंत्री ने कहा। कानून व्यवस्था पर योगी का काम शानदार रहा है। बहन बेटियां पहले घर से बाहर नहीं निकल पाती थी लेकिन आज सुरक्षित है। परिवारवादी पार्टियों पर हमला बोला, लोकतंत्र की दुश्मन है ये पार्टियां। समाजवादी पार्टी में नकली समाजवाद है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। लखीमपुर केस में जब उनसे पूछा गया टेनी के बारे में तो उन्होंने कहा पारदर्शिता से काम हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के हर आदेश को राज्य सरकार ने माना है। 2 लड़कों का खेल पहले भी हमने देखा। हमें गुजरात के 2 गधे कहा गया था। भयंकर अहंकार हमने देखा था। फिर बुआ भी आ गई थी इस पूरे ग्रुप में, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको जवाब दे दिया। किसानों का मैंने दिल जीतने की कोशिश की है। छोटे किसानों का दुख मैं समझता हूं और इसीलिए देश हित में वापस लिया उन 3 किसानों और कृषि कानूनों को। कांग्रेस ने फ्री टिकट देकर कोरोना फैलाने के लिए उकसाया, यह बड़ा आरोप लगाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 70 मिनट के इंटरव्यू में। सुरक्षा चक्र का मामला कोर्ट में है और सुरक्षा चूक का, माफ कीजिएगा, जो पंजाब में उनके साथ हुआ था। कुछ इस पर मैं बयान देना नहीं चाहता, लेकिन एक कहानी कही और ये बताया कि कैसे पंजाबियों से उन्हें बेहद मोहब्बत है। दुनिया में देश की एक अच्छी छवि बनी है। रिकॉर्ड निवेश हो रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। 5 राज्यों में बीजेपी की लहर है, जीत बीजेपी की ही होगी। ये किस सवाल के जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा और क्या कहा, सुनिए। सभी राज्यों में देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लहर है। भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का मौका इन सभी 5 राज्यों की जनता देगी। और ये भी सही है कि जिन राज्यों में हमें सेवा करने का मौका मिला है उन्होंने हमें परखा है, हमारे काम को देखा है और उसका परिणाम होगा। पहले के ज़माने में पॉलिटिकल फील्ड में एनालिसिस करते समय एक शब्द पॉपुलर हो चुका है, एंटी इनकम्बेंसी। मैं समझता हूं कि हमारे देश में वक्त बदला लेकिन कभी कभी टर्मिनोलॉजी नहीं बदली। और ये कारण ये है कि पहले जो सरकारें चलती थी वो फाइलों पे हस्ताक्षर करना, मनमर्जी के लोगों की फाइल को प्रायोरिटी देना, योजनाएं चुनाव को केंद्र में रख के घोषित करना और कभी कभी जाकर के फीते काट के चले आना, शिलान्यास करके चले आना। डिलीवरी के तरफ कभी योगदान उनका ध्यान नहीं रहता था। उनको लगता था घोषणा हो गई, यानी विज्ञान भवन में दिया जलाया तो उनको लगता था काम हो गया। और जब लोगों को काम नजर नहीं आता है और घोषणाएं बार बार सुनने को मिलती हैं तब एंटी इनकम्बेंसी का जन्म होता है। लेकिन जब काम करने का प्रयास दिखता है, दिन रात की मेहनत दिखती है, आसपास में कुछ न कुछ पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है, तो फिर एक विश्वास बनता है कि वहाँ हो रहा है तो कल मेरे यहाँ भी होगा। गरीब को घर उसको मिल गया तो कल मुझे भी, गरीब हूँ, मेरा घर इस बार लाइन नंबर नहीं लगा लेकिन कल मुझे मिलेगा। ये विश्वास पैदा होता है और इसके कारण भारतीय जनता पार्टी के कल्चर में जहाँ भी हमें स्थिरता के साथ काम करने का मौका मिला है वहाँ एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी का माहौल होता है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा प्रो इनकम्बेंसी को लेकर के चुनाव में अधिक ताकत से उभर करके आती है।
और अब आपको बता दूं, दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल होने वाले पहले चरण के चुनाव से पहले ये इंटरव्यू आना, और इस पर हमें प्रतिक्रिया देने के लिए अरुण राजभर साहब जुड़ चुके हैं हमारे साथ, जो कि पार्टी के महासचिव भी है, ओपी राजभर के बेटे भी हैं। प्रेम शुक्ला साहब भी हमारे साथ, एसबी-एसपी के, और प्रेम शुक्ला साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के। अरुण जी, शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगी, इसीलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा हमला परिवारवाद पर किया है। इससे पहले भी जब हम पहली मर्तबा एक डिबेट शो में आए थे अरुण भाई, मुझे याद है कि आपने वो सारे नाम गिनाए थे और आपने बताया था कि परिवारवाद पर ये क्यों नहीं बोलते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक कदम आगे बढ़े और उन्होंने कहा एक ही पार्टी से दो लोग आ जाए और जनता की अदालत में जाकर चुनाव जीते, उसे आप परिवारवाद नहीं कहते। परिवारवाद उसे कहते हैं जो साल दर साल एक अध्यक्ष बनेंगे, फिर उसके बाद पिता के बाद बेटे अध्यक्ष बनेंगे, फिर बेटे के बाद पोते अध्यक्ष बनेंगे, और ये सिलसिला चलता चला जाएगा। अरुण जी, आप जवाब दीजिए पहले। देखिए रूपका जी, आपने बहुत बढ़िया बात किया। माननीय प्रधानमंत्री जी इस देश के प्रधानमंत्री जी हैं, उनको चाहिए था परिवार बसाना, लेकिन उन्होंने परिवार बसाया नहीं, इसीलिए दूसरे पर बार बार परिवारवाद का आरोप लगाते हैं। मैं कहता हूं कि राजनाथ जी अगर इन्हीं की पार्टी में मुख्य पद पर हैं तो उनके बेटे क्यों पंकज सिंह को विधायक बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी परेशान रहती है। उत्तर प्रदेश में देश के सबसे बड़े नेता चाणक्य कहे जाते हैं माननीय अमित शाह जी, उनके बेटे जैसा बीसीसीआई चेयरमैन बन सकते, कोई पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक नहीं बन सकता है। उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता भी माननीय प्रधानमंत्री जी से यही सवाल पूछ रहा है कि कौन सा आपका वो फार्मूला है जिस पे आप आरोप लगाते हैं परिवारवाद के। जितने कांग्रेसी पहले थे जिस पे परिवारवाद का आरोप लगता था, वो सभी कांग्रेसी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हो गए हैं, और वो वहां जाने के बाद परिवारवाद नहीं हो रहा है। सवाल इस बात का है कि माननीय प्रधानमंत्री जी पहले तो परिवार बसावें, उसके बाद तब परिवारवाद पर आरोप लगावें, तो बात समझ में आती है। दूसरा सवाल, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि किसानों से हमारी बहुत हमदर्दी है। अगर किसानों से हमदर्दी, तो 12 महीने लगातार ठंडी जाड़ा बरसात में उनके ऊपर कीले क्यों गाड़ते रहे, उन पे आंसू के गोले क्यों छोड़ते रहे, उन पे पानियां क्यों बरसाते रहे, और 700 से ज्यादा किसान की हत्या हो गई, आत्महत्या कर लिए, शहीद हो गए, और उनके सामने उन्होंने माफी तक नहीं मांगी, जिसको इन्होंने खालिस्तानी कहा था, आपके दो सवाल हैं, और यहाँ तक कि कहा था कि फॉर्मूला कौन सा है जो परिवारवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस पर बात कर रहे हैं, और दूसरा आप किसानों को लेकर जो वो हमदर्दी जता रहे हैं उस पर आपको यकीन नहीं हो रहा है। प्रेम शुक्ला जी इस पर जवाब देंगे। अरुण भाई, 1 मिनट और कर लूं। हाँ, उसके बाद मैं एक बार बयान भी सुना दूंगी प्रधानमंत्री का। 1 सेकंड बस, 1 मिनट। अच्छा ठीक है, हाँ 10 सेकंड अरुण भाई जी, 1 मिनट मैं कह रहा हूं। हाँ 10 सेकंड मैं कह रहा हूं। माननीय प्रधानमंत्री 2014 में आकर कहे थे देश की जनता से कि भाइयों बहनों मेरी सरकार बना दो, मैं महंगाई कम कर दूंगा, मैं 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार दे दूंगा। आप बताइए कि माननीय प्रधानमंत्री जी क्या इस बात को जिक्र कर रहे हैं कि मैं 2013 में कहा था भाइयों बहनों महंगाई कम कर दूंगा। आज सिलेंडर का रेट 1000 हो गया है, आज सरसों का तेल 270 का हो गया है, आज दाल का कीमत 170 का हो गया है, आज अरहर की दाल 180 रुपए में बिक रही है, दूध का रेट 70 रुपए में बिक रहा है। आखिर महंगाई पर माननीय प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बोलते हैं, बेरोजगारी पर क्यों नहीं बोलते हैं? अरुण जी, मैं समझ गई आपकी बात, और चूंकि आपने कहा कि आखिरी और टिप्पणी आप करना चाहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मैंने आंकड़ों के साथ संसद में ये कह दिया है कि इन्फ्लेशन डबल डिजिट में हुआ करता था जब कांग्रेस की सरकार थी, और अभी 100 साल की महामारी की वजह से देश इस वक्त अगर कुछ देख रहा है और वो इन्फ्लेशन भी इतना नहीं पहुंचा। बहरहाल, लेकिन जितने भी आपने आरोप लगाए उसका जवाब प्रेम शुक्ला दीजिए। जी देखिए रुपके जी, पहला तो इनका परिवारवाद पर जो है प्रधानमंत्री जी पर थोड़ी उनकी अभद्र टिप्पणियां हुई, लेकिन हम इस कुछ लोगों को जो है अभद्र टिप्पणियों को भी क्षमा करना चाहिए, क्योंकि उनसे भद्रता की अपेक्षा करना ही जो है बेमानी बात होती है। प्रधानमंत्री जी का परिवार है, उनकी माँ है, परिवार है पूरा, लेकिन वो परिवार जो है राजनीतिक सत्ता को काबिज नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी में विविध परिवारों के एकाधिक सदस्य हैं, इस तथ्य को और सत्य को हम स्वीकारते हैं, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी की किसी प्रदेश इकाई का भी नियंत्रण नहीं कर सकते, वो किसी शक्ति केंद्र और वार्ड इकाई का भी नियंत्रण नहीं कर सकते कि सिर्फ उनकी मर्जी से ही वहां सारा कुछ होगा। ये लोकतंत्र है। और आपके यहाँ जिस परिवारवाद की बात की जा रही है कि पुत्र के अतिरिक्त आपका भाई भी शिवपाल भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो पुत्र ही होगा, अखिलेश यादव ही होंगे, राहुल गांधी ही होंगे,
दूसरा कोई उसमें जो है कंसिडरेशन में नहीं आएगा। स्टालिन ही होंगे, दूसरा कोई और कंसिडरेशन में नहीं आएगा। ओपी राजभर ये के जो बेटे तय किया अरुण जाता है, राजभर से वो भी ये परिवार सवाल ही जो पूछना चाहिए पार्टियां कि कंट्रोल राजभर जी, करते हैं। अगर 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 आपकी अगली जो पीढ़ी आई, क्या वो भी आप ही की पार्टी, आपकी पार्टी में वही अध्यक्ष होगा? मैं इसका जवाब लूं उससे पहले समाजवाद को लेकर भी अटैक किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वो सुनते हैं, फिर एक और टिप्पणी। आपने कहा कि जो समाजवादी पार्टी है ये फेक सोशलिस्ट हैं, नकली सोशलिस्ट हैं, तो समाजवादी है कौन फिर उत्तर प्रदेश में? क्योंकि अर्थशास्त्री कहते हैं कि बीजेपी जो है वो पहले इकोनॉमिक पॉलिसीज में राइटिस्ट थी, फिर वो सेंट्रिस्ट हो गई, अब वही समाजवाद बन गए हैं। पहली बात है, भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के जमाने से हमारी आर्थिक सिद्धांतों की चर्चा आप सुनोगे तो यही रही है कि हम देश की जनता पे भरोसा करते हैं, देश की जनता के सामर्थ्य पे भरोसा करते हैं। सरकार की नीतियां उनको अवसर देने वाली होनी चाहिए और हम वो नीतियां बना रहे हैं कि उनको सबसे ज़्यादा अवसर मिले। मुझे लोगों को घर देना है, मुझे गरीबों को शौचालय देना है, मुझे गरीबों को धुएं से मुक्त करना है, मुझे गरीबों को घर में शुद्ध पीने का पानी पहुंचाना है, मुझे गरीब के बच्चों को पढ़ाना है। अगर कोई इसको समाजवाद कहता है तो मुझे ये समाजवाद मंजूर है, तो वोट क्योंकि होगी मैं समाज के लिए हूं। लेकिन मैं जो चर्चा करता हूं नकली समाजवाद, वो ये है, ये पूरी तरह परिवारवाद है। लोहिया जी का परिवार कहीं नजर आता है क्या? वो भी तो समाजवादी थे। जॉर्ज फर्नांडिस का परिवार नजर आता है क्या? वो भी समाजवाद थे। नीतीश बाबू हमारे साथ काम कर रहे हैं, वो भी तो समाजवादी हैं। परिवार कहीं नजर आता है क्या? ये समाजवादी लोग हैं। लेकिन ये लोग देखिए, पूरा परिवार, मुझे एक बार किसी ने चिट्ठी भेजी थी, मैं तो भूल गया आज, उन्होंने कहा कि इनके परिवार से, ये सपा जो है उत्तर प्रदेश का, 45 लोग ऐसे थे जो किसी न किसी पद पर थे। एक ही फैमिली के 45 लोग। और किसी और ने मुझे कहा कि उनके पूरे परिवार में 25 साल की उम्र के करीब करीब सभी व्यक्ति को चुनाव लड़ने का मौका दिया गया है। क्या ये परिवारवाद का लोकतंत्र के लिए खतरा है? इसलिए मैं कह रहा हूं। और इस वक्त अरुण राजभर हमारे साथ बने हुए हैं और प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण जी, 45 लोगों का नाम ले रहे हैं, 45 लोगों का जिक्र कर रहे हैं और उसी 45 लोगों की पार्टी के साथ आपका गठबंधन है। जी देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी अपने ही नेताओं का नाम भूल जाते हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ से पहले वारिस कौन थे? अवैधनाथ जी थे। उन्हीं के वारिस बने हुए हैं ना माननीय योगी आदित्यनाथ जी। और ये मठ के पुजारी नहीं है, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। किसके वारिस बन गए? अवैधनाथ के, इनके मामा हैं। यह हकीकत उत्तर प्रदेश की जनता को भी जानना चाहिए। उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष का बेटवा क्या कर रहा है? विधानसभा का टिकट मांग रहा है, चुनाव लड़ने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में माननीय स्वर्गीय कल्याण सिंह जी, इनके बेटे राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में बने। यह नाम उनका भूल जाते हैं। सवाल इस बात का है कि माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं मेरी लहर चल रही है। हाँ, लहर खदेड़ा का चल रहा है। पश्चिम में गाजियाबाद में माननीय पंकज सिंह को खदेड़ा गया। आपके अमेठी में इनके मंत्री जो हैं उनको खदेड़ा गया। तो उत्तर प्रदेश में खदेड़ा का लहर चल रहा है और पांचों राज्य में भारतीय जनता पार्टी का सफाया का लहर चल रहा है कि इन्होंने महंगाई कम करने की बात किया, नहीं किया। बेरोजगारी दूर करने की बात किया, 2 करोड़ नहीं किया। और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश की जनता को सबसे ज्यादा लूटने का काम किया। जब 2 दिन रह गया आज सूचना, तो इन्होंने बिजली का बिल आधा कर दिया। उससे पहले 5 साल तक लूटने का काम किया। हम 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं, हम जातिवाद जनगणना की बात कर रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश में निःशुल्क अनिवार्य स्नातकोत्तर तक फ्री शिक्षा की बात कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी से बात को कह रहे हैं। ऐसा ही कुछ मैनिफेस्टो तभी आगे बढ़ेगा जब वो बीजेपी शिक्षित भी होगा। लेकर आई है। लेकिन अरुण जी कह रहे हैं कि लहर खदेड़ा की चल रही है। प्रेम शुक्ला जी, 5 राज्यों में आपके लिए मुश्किल की घड़ी। नहीं, देखिए, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने अगर जो है सहयोग न किया होता तो विधानसभा भी नहीं जा पाते, और भारतीय जनता पार्टी कृपा से विधानसभा जाने लगे और फिर भी उसमें वंशवाद के बाहर नहीं उभर पाए।
भारतीय जनता पार्टी में हरनारायण राजभर जी को मंत्री कल्याण सिंह जी की सरकार में बना दिया गया था। ओम प्रकाश राजभर जी बता दें अपने पूरे जीवन काल में किस राजभर को विधायक या मंत्री या सांसद बनवा दिया। हरनारायण राजभर जी सांसद भी बने, अनिल राजभर जी आज भी मंत्री हैं, सकलदीप राजभर जी को राज्यसभा भेजा गया। एक नाम बताइए जिसको राज्यसभा आपने भिजवाया हो परिवार के बाहर, बताइए एक नाम बताइए ना। उनको अवसर मिलते ही राजभर परिवार भारतीय समाज पार्टी बनने नहीं देना है भाई साहब कि आप आपके पैदा होने के समाज बहुत को पहले पूछ रहे भारतीय जनता हैं, पार्टी की नहीं तो आप चिमटे से भी छूना नहीं चाहते थे। पार्टी पैदा होने के बहुत पहले 37 साल से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी राजनीति कर रहे हैं, यह बात आपको समझना चाहिए। और उनसे पहले बहुत सारे लोग राजनीति में सक्रिय थे, आप अकेले भारतीय जनता पार्टी ने सक्रिय नहीं किया है। एक राजभर परिवार का एक नाम बताइए जिसको सांसद, मंत्री, विधायक ओम प्रकाश राजभर जी ने बनाया हो और अवसर पाते ही जनरल सेक्रेटरी बेटा। हमारी पार्टी तो बता दीजिए ना, परिवार आपको का यह नाम पता क्या होना है, चाहिए बताएं, शुक्ला जी, जो है 2002 में हमारी पार्टी बनी। बताइए सुनिए ना। हमारी बात, 2002 में पार्टी बनी, हमने उत्तर प्रदेश के 150 सीटों पर हमने सबसे ज्यादा राजभर समाज के लोगों को टिकट दिया और उनको विधानसभा में पहुंचाने का कोशिश किया, लेकिन उस समय हमारा संगठन मजबूत नहीं था, इसलिए विधानसभा में नहीं पहुंच पाते थे। लेकिन 2016 के बाद से जो हमारा संगठन मजबूत हुआ है, हमारे लोगों के ही ताकत के बदौलत भारतीय जनता पार्टी ने जो चिमटे से नहीं छूते थे, चाहे वो बंजारा हो, चाहे अरकवंशी हो, चाहे बारी हो, चाहे बिहार हो, और चाहे राजभर हो, चाहे चौहान हो, चाहे पाल हो, प्रजापति हो, चाहे खंगार हो, अरे आदरणीय हरनारायण राजभर जी जिसकी सरकार नहीं होती वो मंत्री बनाता है। सरकार में लोडर लोग हैं। तो बनाया ना, आप बताइए वो समाज के लिए क्या किया? एक काम बता दीजिए परिवार के बाहर क्या किया? उन्होंने महाराजा सुहेलदेव राजभर का इतिहास मिटाने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी ने भी महाराजा सुहेलदेव राजभर का इतिहास मिटाया है। यह बात देश की जनता और हमारे राजभर के लोग जानते हैं। सुनिए आप दोनों सुनिए, परिवारवाद पर हमने डिस्कस कर लिया, आप दोनों के पास अपनी अपनी डेफिनेशन है और अब तो वैसे भी आप दोनों जनता की अदालत में जा रहे हैं, कल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब वो ठोको नीति पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपनी बात रखी है, उनसे सवाल पूछा गया है कि आरोप लग रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जुडिशियल राज नहीं ठोको नीति है, क्या कहा पीएम ने? और फिर मैं आप दोनों की टिप्पणी चाहूंगी। जैसे सुरक्षा की बात चल रही है तो वो कहते हैं कि वहाँ पर एक जुडिशियल प्रोसेस नहीं है, ठोकों की राजनीति चलती है। अगर योगी सरकार ने डिसाइड कर लिया कि फला जो है वो गुंडा है या उसका कारोबार जो है उसमें कोई डाउट है तो उसको जेल में डाल दो, मतलब एक जुडिशियल प्रोसेस नहीं है, वो कहते हैं। देखिए, हिंदुस्तान की जुडिशरी वाइब्रेंट है, हिंदुस्तान की जुडिशरी बहुत ही सक्रिय है और कभी कभी तो प्रोएक्टिव है। अगर ऐसा कुछ भी हुआ होता तो हिंदुस्तान की जुडिशरी ने जरूर कदम उठाए होते और पीआईएल करने वालों की कमी नहीं है हमारे देश में। ऐसी बहुत बड़ी जमात है जिनकी रोजी रोटी पीआईएल पर है, तो वो तो तुरंत पहुंच जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। मतलब वो न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर काम करते हैं। न्यायिक प्रक्रिया को ध्यान में रखकर काम हो रहा है, अगर ना होता तो संसार के सामने एक्सपोज हम हो ही गए होते। अरुण राजभर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी को यह भी कहना चाहिए कि ठोको नीति जिस तरीके से माननीय योगी आदित्यनाथ की भाषा है कि हम गर्मी उतार देंगे, अरे भैया केकर गर्मी उतार देंगे? उत्तर प्रदेश की जनता जितना गर्म है आपको हटाने के लिए, आपको ठंडा करने के लिए उत्तराखंड भेज रही है। आप घबराइए नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता ठोको नीति को समाप्त करना चाहती। किसको ठोक रहे हैं? कानपुर से उठा करके मुकेश राजभर को, जिनके ऊपर 107-16 का भी मुकदमा नहीं है, ले जाके आजमगढ़ में इनकाउंटर कर दिया। गाजियाबाद में राजेश यादव को फर्जी इनकाउंटर करके उनको भी घायल कर दिया। आप देखिए, कुशीनगर में 3 राजभर को इन्होंने हत्या किया और आज तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई, न्याय नहीं दे पाए। आप देखिए, गोरखपुर में मनीष गुप्ता को इनकी पुलिस ठोक देती है और ये उनको न्याय नहीं दे पाते हैं। लखनऊ में विवेक तिवारी को पुलिस द्वारा ठोक दिया जाता है, ये कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। ये लखनऊ में अजीत हत्याकांड में उस पे ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, जो उसके साजिश करता है उसको क्रिकेट के खेल के मैदान में भेज देते हैं। और उनका सबसे बड़ा आरोपी कौन होता है? जो पिछड़े और दलित अल्पसंख्यक। जेल की सलाखों में आप आपराधिक रिकॉर्ड उठाकर देखिएगा
कि मानवाधिकार ने यह माना है कि सबसे ज्यादा अगर उत्तर प्रदेश में फर्जी इनकाउंटर हुए हैं तो ये पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के हुए हैं। क्या योगी आदित्यनाथ जी ने इसका डेटा देने का काम किया क्या उत्तर प्रदेश की जनता को? ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जाति देख करके न्याय दिया गया है और जाति देख करके अन्याय किया गया है। एक जाति का काम हुआ, ये उत्तर प्रदेश की जनता अच्छे से जान रही है। अब इनकी बात पूरी हो जाए तो मैं शुरू करूं। हाँ, अरुण जी आप सुनिए। इनकी बात पूरी हो गई हो तो शुरू करूं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे देश का इतना उदार है ऐसे मामलों में कि याकूब मेमन जैसे बमकांड के अभियुक्त के लिए भी रात में अदालत खुल जाती है। ये जिन घटनाओं को गिना रहे हैं, ये अदालत चले गए होते तो उनको न्याय मिल जाता है, इसकी इनको विश्वास नहीं है। इसमें अधिकांश मामलों में जांच हुई है, कार्रवाइयां हुई हैं, और इस देश में कहीं मुठभेड़ हो तो उस मुठभेड़ की मजिस्ट्रेट इंक्वायरी करना जो है मैंडेटरी है। और मजिस्ट्रेट इंक्वायरी में जब तक मजिस्ट्रेट सिद्ध नहीं करता कि ये इंक्वायरी हुई, हाथरस में कौन सी कार्रवाई हुई, लखनऊ में कौन सी कार्रवाई हुई, क्या बकवास कर रहे हैं? प्रेम शुक्ला जी को बात रखने दीजिए। क्या बकवास कर रहे हैं? अरुण भाई पहले बात रखने दीजिए। क्या बकवास एक कर सेकंड, रहे हैं? आपके बात रखने पर बीच में कोई नहीं बोला, किसी ने नहीं टोका, तो मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप एक बार उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए और उसके बाद आप काउंटर कर दीजिए। ये लग रहा है कि हम बकवास कर रहे हैं, तो ये जो अपराधी जो क्रिकेट के खेल में था उसको कार्रवाई क्यों नहीं की अब तक, ये बता दें उत्तर प्रदेश की जनता को। बकवास कर रहे हैं आप, क्योंकि वो जाति का ठाकुर है। अगर वही अगर मुसलमान होता, कोई पिछड़ा होता, कोई यादव होता, कोई राजभर होता, तब टांग करके जेल में पहुंचा दिए होते। विकृत जातिवाद पर आमादा है, ये विकृत जातिवाद पर आमादा है, और अपराधी की कोई जाति नहीं, कोई मजहब नहीं होता है, बार बार कहते हैं, और विकृत जातिवाद पर आमादा है। विकास दुबे के अपराधी को टिकट दे देते हैं, प्रचार किया, और आपको पता है रूबिका उसी अपराधी को टिकट देते हैं। रूबिका जी इनको शांत कराएंगी या मुझे जो है इनकी तरह उजड़ता पर आमादा होना पड़ेगा? अरुण जी रुक जाइए, अरुण जी रुक जाइए, प्रेम शुक्ला जी को बात रखने दीजिए। और बता दो, इस बीच के मोदी के इंटरव्यू पर रणदीप सुरजेवाला ने बयान दिया है, इनफैक्ट ट्वीट किया है, संसद के दोनों सदनों में मन की बात नहीं, राजा की घबराहट साफ है और डर गहरा दिखाई दे रहा है। ट्वीट किया है रणदीप सुरजेवाला ने और उन्होंने ये लिखा है कि डर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। प्रेम शुक्ला जी, सुना आपने, रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं कि ये डर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों सदनों में कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपने मन की। अब किसी का जो कर्ण बधिर हो जाए कोई, तो उसका कोई इलाज नहीं। कुछ लोगों का संकट ऐसा है कि वो अर्बन नक्सल बनकर राजनीति में सिर्फ उनकी जुबान सक्रिय है, वो कर्ण बधिर हो गए हैं। प्रधानमंत्री जी ने संभवतः ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर न दिया हो, और आप स्वयं रूबिका जी एक श्रेष्ठ पत्रकार हैं, ज्येष्ठ पत्रकार हैं, आपके मन का ऐसा कौन सा प्रश्न है जो आप पूछे तो प्रधानमंत्री जी के पास उत्तर नहीं है? लगभग आज का जो इंटरव्यू उसमें सारे उत्तर है। लोकसभा और राज्यसभा में जिन प्रश्नों को, जिन बिंदुओं को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर विपक्ष ने छुआ था, सबका बिंदुवार उत्तर दिया गया है। लेकिन कोई सुनकर भी ये कहे कि मैंने सुना ही नहीं, और जो सामने दिख रहा है एक जो है, अच्छा सुनिए का एक शब्द है, ट्वीट में दोबारा पढ़ के सुनाती हूँ, रुकिए एक सेकंड, कहाँ है? सुनिए, वो ये कह रहे हैं कि संसद के दोनों सदनों में मन की बात नहीं बनी, तो अब मतदान के पहले 1 घंटे टीवी पर भी राजा की घबराहट साफ है और डर गहरा है, मगर जनता तो अपना मन बना चुकी है। यानी वो जो कल के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र वो आरोप लगा रहे हैं कि चूंकि रैली नहीं कर पाए तो उन्होंने एक इंटरव्यू दे दिया। जी देखिए, आप जानती हैं कि जब वंचित वर्ग का एक चाय वाले का बेटा जब G20 में सशक्त भारत का प्रतिनिधित्व करता है, तो वंश से युवराज और राजा बने लोग जो हैं, जो राज नहीं पा सके लोकतंत्र में, वो निश्चित तौर पर इसी तरह अपने जो उनके दरबारी होते हैं, उनके दरबारी गीतकारों के माध्यम से इस तरह का स्तुति गान सुनने का उपक्रम करते हैं। लेकिन जनता भली भांति जानती है, निर्वाचन फिर चिल्ला रहे हैं। सुनिए, आप दोनों को कल के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आप दोनों की पार्टियां मैदान में हैं
और दोनों ने अपने अपने प्रत्याशियों को उतारा हुआ है। अब जनता किसे चुनती है वो तो 10 मार्च को पता चलेगा, लेकिन आपको मेरी तरफ से, एबीपी न्यूज की तरफ से लोकतंत्र के इस पर्व पर शुभकामनाएं। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। ट्वीट किया गया जिसमें सीएम योगी का एक वीडियो बयान दिखाया गया है। योगी ये कह रहे हैं कि मतदान करें, अवश्य करें, आपका एक वोट उत्तर प्रदेश का भविष्य तय करेगा, नहीं तो उत्तर प्रदेश को कश्मीर, केरल और बंगाल बनते देर नहीं लगेगी। कुछ ही देर में हम वो बयान जो योगी आदित्यनाथ ने दिया है आपको सुनवाएंगे, लेकिन ये ट्वीट अब से कुछ देर पहले बीजेपी यूपी के हैंडल से किया गया, जिसमें सीएम का वीडियो बयान है। वो ये कह रहे हैं कि आपका वोट बहुत जरूरी है। कल के मतदान से पहले उत्तर प्रदेश के सीएम ने ये बयान दिया है, उत्तर प्रदेश का भविष्य आपका एक वोट तय कर सकता है, और अगर आपने नहीं किया वोट तो यूपी को कश्मीर, केरल और बंगाल बनते देर नहीं लगेगी। और ये बयान आपसे कुछ ही देर में हम आपको सुनवाने वाले हैं, लेकिन आज जो केंद्र में, मरकज में सबसे बड़ा विवाद रहा तो वो था हिजाब, जो शुरू तो कर्नाटक में हुआ लेकिन इसकी गूंज संसद में भी सुनाई दी, उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी सुनाई दे रही है, देश के दूसरे राज्यों तक इसकी तपिश महसूस की जा सकती है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने आज हिजाब विवाद में केस जो है वो चीफ जस्टिस को रेफर कर दिया है। कहा कि मसला संवेदनशील है और इसीलिए बड़ी बेंच में सुनवाई होगी तो बेहतर होगा। इधर असद ओवैसी ने अपनी रैली में हिजाब विवाद पर अपने मन की बात की। दूसरी पार्टियां भी पीछे नहीं रही, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सब ने उफान मारते इस विवाद में डुबकी लगाई है। सवाल ये कि आखिर शिक्षा के मंदिर में हिजाब की जरूरत क्या है, और इसीलिए आज इसी कंट्रोवर्सी को बहुत सरल भाषा में आप ये जानना चाहेंगे कि मसला कहां से शुरू हुआ और पहुंच कहां तक गया। बात हिजाब की, घूंघट की, और जैसा कहा जा रहा था तमाम राजनेताओं की तरफ से, प्रियंका गांधी की तरफ से, कि बिकिनी की, पैंट शर्ट की, उसकी नहीं है, बात ड्रेस कोड की है। देखिए रिपोर्ट। मैं क्या पहनता हूं, क्या खाता हूं, किसी के बाप को झांकने की जरूरत नहीं है उसमें। दुनिया के अंदर हिजाब का विरोध हो रहा है, पर हिंदुस्तान में एक नई प्रकार की ये सोच विकसित की जा रही है। वो बिकिनी पहनना चाहे, वो हिजाब पहनना चाहे, वो घूंघट लगाना चाहे, वो साड़ी पहनना चाहे, वो जीन्स पहनना चाहे, इसमें कोई राजनीति की बात नहीं और ना होनी चाहिए। जब यूनिफॉर्मिटी होती है और यूनिफॉर्म की बात करते हैं, उसका पालन करना सबकी जिम्मेदारी है। ये नफरत फैलाने वाले भगवा ब्रिगेड के लोग स्कूल के बच्चों में नफरतों के बीज बोए जा रहे हैं। अब इंस्टीट्यूशंस के ड्रेस कोड पर कम्युनल कील ठोकेंगे तो मुझे लगता है कि ये देश के हित में नहीं है। वो जानबूझ के हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के लिए चंद लोग कोशिश कर रहे हैं। जिथे जिथे युनिफॉर्म आहे तिथे युनिफॉर्म पाळला गेलं पाहिजे। इस वक्त देश की सियासत में और देश की जनता में हिजाब की जितनी चर्चा है उतनी शायद किसी और मुद्दे की नहीं है। कर्नाटक में जहां से विवाद शुरू हुआ वहां तो शांति छाई रही, लेकिन तेलंगाना के हैदराबाद में जरूर प्रदर्शन हुए। सैदाबाद के उजाले शाह ग्राउंड पर और हैदराबाद के चार मीनार के पास हिजाब के समर्थन में प्रदर्शन हुआ। चार मीनार के पास यूनानी मेडिकल कॉलेज की छात्राओं ने धरना प्रदर्शन किया, पैदल मार्च निकाला। दोनों ही जगहों पर कर्नाटक की लड़कियों को सपोर्ट किया गया, जिन्हें हिजाब पहनकर कॉलेज जाने से रोका गया। कल जिस छात्रा मुस्कान खान का वीडियो हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक छाया रहा, उससे AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने वीडियो कॉल कर बात की। ओवैसी इस वक्त यूपी में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो जाहिर है जब हिजाब सियासी मुद्दा बना हुआ हो तो कैसे नहीं बोलेंगे। मां और बहनों से अपील कर रहा हूं
कि 14 तारीख के दिन जो हमारी माँ और बहनें हिजाब पहनती हैं, निकाब पहनती हैं, वो भी पहन कर जाइए। मैं क्या पहनता हूं, क्या खाता हूं, किसी के बाप को झांकने की जरूरत नहीं है उसमें। उधर मुस्कान खान भी मीडिया के सामने आई, बताया कि उन्होंने क्यों अल्लाह अकबर का नारा लगाया। ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಗುಂಪು ಕಟ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಕಿವಿ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಗುರ್ಖಾತ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅಕ್ಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ। अब चूंकि इस वीडियो को लेकर सियासत हो रही है, इसलिए कोई भी पार्टी दूसरे को हावी नहीं होने देना चाहती। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि एक्शन का रिएक्शन हुआ है। आप अगर एक जगह पर आकर स्कूल में नेतागिरी करना चालू करेंगे, चिल्लाना चालू करेंगे, तो सामने वाले चुप क्यों बैठेंगे? एक्शन करेंगे तो रिएक्शन को कैसे रोक सकते हैं? अल्लाह अकबर का अर्थ क्या है? ईश्वर महान है। जय श्री राम का अर्थ क्या है? भगवान महान है, गॉड इज ग्रेट। ये मेरे देश में ही संभव है। मुस्कान मामले पर कर्नाटक के शिक्षा मंत्री का भी बयान आया है, आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने कहा क्या है। She was shouting. I think you should also say that when she was shouting Allahu Akbar, there was not even a single student around her. What was the why she provoked saying Allahu Akbar in a college campus? हाई कोर्ट में हिजाब मामले की सुनवाई कर रही सिंगल बेंच की कोर्ट ने इसे बड़ी बेंच को रेफर कर दिया है। सुनवाई कर रहे जस्टिस कृष्णा दीक्षित ने कहा है कि इस केस को चीफ जस्टिस बेंच के पास भेजा जा रहा है। चीफ जस्टिस फैसला करेंगे कि इसे किस तरह की बेंच के पास भेजा जाए, कितने जज इस केस को हैंडल करेंगे, क्योंकि इसमें धार्मिक मामला शामिल है। कर्नाटक सरकार ने इस पूरे विवाद के बाद 11 फरवरी तक स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए हैं। कर्नाटक पुलिस ने बेंगलुरु में 2 हफ्ते के लिए किसी भी शिक्षण संस्थान के पास विरोध प्रदर्शन पर रोक लगा दी है। सवाल ये उठता है कि आखिर स्कूल कॉलेजेस में जहां सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करना जरूरी है, वहां पर हिजाब का विवाद क्यों पहुंच गया? ये समझना बेहद जरूरी है कि स्कूल कॉलेज में यूनिफॉर्म की व्यवस्था की क्यों गई है। दरअसल इसके पीछे एक सोच है, और सोच ये कि एक जैसी यूनिफॉर्म समानता का एहसास कराती है। एक जैसी यूनिफॉर्म होने से अमीर गरीब का फर्क मिटता है। एक जैसी यूनिफॉर्म बच्चों में हीन या कमतर होने की भावना खत्म करती है। एक जैसी यूनिफॉर्म हर तरह के भेदभाव को बच्चों के दिमाग से दूर भगाती है। हर स्कूल के नियम कानून होते हैं, कहीं ना कहीं जब यूनिफॉर्मिटी होती है और यूनिफॉर्म की बात करते हैं, उसका पालन करना सबकी जिम्मेदारी। जाहिर है निजी जीवन में आप क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, इस पर पूरी तरह से आपका अधिकार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी संस्थान में अगर कोई कायदे कानून बनाए गए तो मजहब की आड़ लेकर उन्हें तोड़ा जाए, उनके खिलाफ प्रदर्शन किया जाए। शिक्षा के किसी भी संस्थान में ना तो भगवा गमछे की जरूरत है और ना ही हिजाब की। तो कश्मीर, केरल और बंगाल बनते देर नहीं लगेगी। सुनिए क्या कहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। इन 5 सालों में बहुत कुछ अभूतपूर्व हुआ। सावधान रहिए, आप चूके तो 5 साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। और इस बार उत्तर प्रदेश को कश्मीर, बंगाल और केरल बनती देर नहीं लगेगी। आपका वोट मेरी 5 वर्ष की तपस्या पर आपका आशीर्वाद तो है ही, पर यह भी ध्यान रहे कि अब वोट आने वाले वर्षों में आपके भयमुक्त जीवन की गारंटी भी बनेगा। जय जय श्री राम। कूपर, आज हमने पूछा कि क्या 5 राज्यों में चुनाव के कारण हिजाब विवाद को हवा दी जा रही है। इसके जवाब में ईश्वर सिंह रौतेला ने क्या लिखा है, क्योंकि हमने उनकी राय को चुना है आज मास्टर स्ट्रोक का हिस्सा बनाने के लिए। हिजाब विवाद क्यों? क्या संस्थान के ड्रेस कोड की कोई इज्जत नहीं करनी है? इस विवाद की किसी तरह की कोई जरूरत नहीं थी। यदि हिजाब ही जरूरी है तो न्यायालय के निर्णय तक प्रतीक्षा आवश्यक है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।